कल थोड़ा टेक्निकल कुछ जो है वीडियो अचानक पता नहीं कैसे कट गया, ठीक है। तो आप कल से वहीं से आप शुरू करिएगा, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो कहाँ हम लोग थे, अभी स्टार्ट ही कर रहे थे अभी हम लोग। अगर वो जो है इसके पहले वाला आप क्लास नहीं देखे होंगे, ठीक है, वो पार्ट 1 है, इसका पार्ट 1 बनाना पड़ा, करना नहीं था, तो आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा। तो हम लोग कहाँ थे, आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता, ठीक है, अभी शुरुआती हुई थी हमारी, पर वो इंट्रोडक्शन है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आर्य सभ्यता को वैदिक सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। माना जाता है कि 1500 BC तक जो है आते आते आर्यों का आक्रमण हो गया था, ठीक है। 1500 BC में जो है मैक्स मुलर जो है मानते हैं, क्योंकि इन्हीं का जो है सर्वमान्य मत था, इनको भी हम देखेंगे क्या क्या और भी क्या मत है। तो 600 BC में भारत की दूसरी नगरीकरण की शुरुआत हो जाती है, जिससे एक नई सभ्यता का उदय होता है, जिसके मूल हमें आर्यों में ही मिलते हैं। देखिए क्या है ना कि जो 1500 BC है, ठीक है, 1500 BC में आर्य जो है भारत में आए, ठीक है। अब ये अपना क्या करेंगे कि जो आर्य ये लोग आए तो अपना जो है ये लोग ऋग्वेदिक में, मतलब एक ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक में, मतलब इसमें दो में जो है इतिहासकार जो विभाजन करते हैं। तो क्या है कि ये जो काल है, ठीक है, ये आर्य सभ्यता का 1500 BC से लेकर कब तक है, 600 BC तक, ठीक है। और इसको भी 2 पार्ट में बांटा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है ना कि इसके बाद शुरू होती है 600 BC के बाद जो है दूसरी नगरीकरण जो है इस समय शुरू होती है। तो इस नगरीकरण में जो मतलब उत्तर वैदिक जो होता है ना, उत्तर वैदिक के बाद जो भी सभ्यता आती है तो उसमें जो मूल होते हैं, ठीक है, वो कौन है, तो वो हमें यहीं से मिलती है, आर्य सभ्यता से ही मिलती है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला कौन सा, ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। पहला जो है 1500 BC से 1000 BC तक है, दूसरा जो है 1000 BC से 600 BC तक है, ठीक है ना। इस विभाजन का आधार जो है लोहे का प्रयोग है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो है ऋग्वेद में जो है ना लोहे का जो है इस समय खोज नहीं हुआ था, लेकिन उत्तर वैदिक में जो है आते आते क्या हुआ कि लोहे की खोज एवं प्रयोग दोनों हो गया था, ठीक है। यह माना जाता है कि ऋग्वैदिक काल के अंतिम समय और उत्तर वैदिक काल के जो है प्रारंभिक समय में हर लोग जो है लोहे के प्रयोग जो है जान गए थे। यानी यह लोग जो थे उत्तर वैदिक के लोग जो थे, जब उत्तर वैदिक आया ना आर्य सभ्यता के लोग को, तो ये लोग जो है लोहे का प्रयोग जान गए थे। और आपको पता है कि लोहे का प्रयोग होगा तो क्रांति आएगी। जब जब नए नए धातुएं मिलेंगे, सिर्फ वही नहीं, उत्तर वैदिक काल में नहीं, आज भी अगर जब भी नए कोई मेटल्स मिल रहे हैं तो क्रांति होगी। तो आप देख सकते हैं कैसे प्लेटिनम मिला, प्लेटिनम और जो प्लेटिनम मिला तो हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक जो है एरोप्लेन बना दिए, देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक तो हुआ ही ना। फिर से अर्धचालक जो सेमीकंडक्टर कुछ जो मेटल्स मिले हैं, जो कुछ जो मिले हैं, जैसे जो तत्व मिले हैं ना, तो उसका भी प्रयोग हुआ है और हमेशा क्रांति आई ही है। प्लास्टिक के जैसे कि जब उत्पादन का जो ये खोजा गया है, कैसे इसका होगा, तो अभी देख सकते हैं आप, जब नई चीज़ें जब खोजी होंगी तो क्रांति तो आनी ही है। अब इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि पॉजिटिव पड़ेगा, अभी तो समय बताएगा, ठीक है। तो आर्य जो लोग थे ना, ठीक है, आर्य लोग में ऋग्वैदिक काल में जो है इन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल जब आया तो क्या हुआ, इन लोगों को लोहे का ज्ञान लगभग हो गया था, ठीक है। आगे देखते हैं आर्य सभ्यता के निर्माता। अब जो आर्य सभ्यता हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता एक ही है, तो आर्य सभ्यता जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इसके निर्माता कौन है, तो जाहिर सी बात है आर्य सभ्यता के निर्माता आर्य ही थे। अब आर्य का अर्थ क्या होता है, आप एग्जाम में देखिए, जो पीसीएस के एग्जाम है या और भी जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं ना, तो उसमें क्या है कि अर्थ से भी कुछ क्वेश्चन उठा देता है कि आर्य का मीनिंग क्या हुआ। तो आर्य जो है कोई जाति या कोई जो है धर्म नहीं है, ठीक है ना। तो आर्य क्या है, आर्य का अर्थ जो है श्रेष्ठ होता है, यानी श्रेष्ठ लोग होते होंगे, कुलीन, अभिजात वर्ग, ठीक है, स्वतंत्र। तो ये सब जो है आप याद रखेंगे कि आर्य का जो है ये सब अर्थ होता है। आर्य किसी जाति का नाम नहीं है, बल्कि भाषा समूह का सूचक शब्द है, ठीक है ना। आर्य की भाषा कौन सी है, 12 कई एग्जामों में पूछा है, ये मतलब संस्कृत से कुछ मिलता जुलता है, ठीक है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। यानी संस्कृत की नींव कहाँ मिलती है, इसी भारोपी भाषा से मिलती है। आर्य के मूल निवास से संबंधित मत,
आर्य जो थे मतलब कहाँ के मूल निवासी हैं, इससे संबंधित जो है कुछ मत जो है प्रस्तुत हुए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसे मध्य एशिया, ठीक है। एक जो मैक्स मुलर नामक जो इतिहासकार है, ये मानते हैं ना मतलब इनकी जो कुछ सिद्धांत दिए हैं, मैक्स मुलर ने बोगजगोई अभिलेख के आधार पर अपना मत दिया था। यही सबसे सर्वमान्य मत भी है। जो मैक्स मुलर है वो एग्जाम में आपसे अगर पूछे कि मैक्स मुलर ने जो है किस साक्ष्यों के आधार पर अपना जो है सिद्धांत दिया है, तो आप याद रखेंगे कि बोगजगोई का एक अभिलेख है, इसी अभिलेख के आधार पर इन्होंने अपना मत दिया है। अब इनका मत क्या है भी देख लेते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार, इसे आप याद रखिएगा, मैक्स मुलर अपने सिद्धांत में मानते हैं कि आर्यों का निवास जो है मध्य एशिया था, ठीक है। और मध्य एशिया में जलवायु परिवर्तन से इनको पशुपालन में परेशानी होने लगा। यह लोग अपने स्थान छोड़कर इधर उधर घास की तलाश में जाने लगे, क्योंकि इनका प्रमुख जीविका का जो साधन था वो गाय था, ठीक है। ये लोग पशु में जो है घोड़े भी रखते थे, लेकिन घोड़ा क्या था ना, इनका जो है प्रिय पशु था, मतलब इनको खुशी से ये लोग पालते थे अपने शौक के अनुसार, जिसके कारण ये जो है यहाँ से जो है घास की खोज में निकल पड़े और दुनिया के कई हिस्सों में जाकर बसे हैं, जिसमें से एक जो गुट है ना, एक गुट नहीं होगा, एक जो गुट है, ठीक है, एक जो है गुट है यानी एक जो कबीला है वो भारत में भी आया, ठीक है ना। तो आप इसे याद रखिएगा, इसे समझ लीजिए। अब समझने में क्या है कि मैं बता दूं कि मध्य एशिया है, वहाँ पर क्या हुआ कि जलवायु परिवर्तन हुए और जो आर्य लोग थे इनका जो मुख्य जो आर्थिक जो क्रियाकलाप था ना वो गायों पर ही निर्भर था, यानी पशुओं पर निर्भर था। यानी मैंने आपको बताया कि नवपाषाण काल में भी क्या है कि पशुपालन ही देखने को मिलता है। तो इसी तरह यहाँ से धीरे धीरे विकास हो रहा होगा इस पूरे जो सभ्यताएं हैं। तो इन लोगों का भी जो आर्यन जो सभ्यता थे, इनका जो मुख्य जो पशु था, यानी जिससे इन लोग की रोजी रोटी चले एक तरह से, यानी इनके जीविका का साधन एक तरह से मान सकते हैं, तो एक गाय होती थी, फिर ये लोग पशु भी पालते थे। अब मान लीजिए कहीं जलवायु परिवर्तन होगा तो वहाँ की जो समस्याएं होंगी, वहाँ पर सूखा आएगा, महामारी आएंगी, तो फिर मान लीजिए घास भी नहीं होगी, बारिश भी नहीं होती है, कभी कभी ये भी हो सकता है, या फिर बाढ़ आ जाए उससे भी रद्द हो जाएंगे। तो भाई पशुपालन है तो घास तो चाहिए ना, तो घास के लिए लोग जो है अपना स्थान छोड़कर कहीं दूर गए, तो उसमें से एक कबीला भारत में भी आया। ये मैक्स मुलर का मत है, आप इसे याद रखिएगा। अब देखिए क्या है कि एक जो है पंडित गंगानाथ झा, ये क्या कहते हैं कि जो आर्य है ना वो महर्षि देश के निवासी हैं। तो आप ये कथन याद रखिएगा। जो दयानंद सरस्वती हैं, आप इनको जानते होंगे, ये मानते हैं ना कि आर्य जो थे वो कहाँ के हैं, तो तिब्बत है ना, तिब्बत के मूल निवासी थे, ठीक है। एक गार्डन चाइल्ड में ये क्या बताते हैं कि आर्य जो है दक्षिणी रूस के निवासी हैं, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव के लोग हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ों को याद याद करिएगा। आगे देखते हैं हम लोग आर्यों का आगमन, ठीक है। आर्य जो है मध्य एशिया के मूल निवासी थे। ये कौन माना? मैक्स मुलर ने। और ये जो है मैक्स मुलर का जो ये मत है ना, तो मैं बता दूं, फिर से मैं बता दूं आपको कि जो मैक्स मुलर का जो मत है, जो मध्य एशिया वाला, यह सबसे सर्वमान्य मत है। जितने भी मत दिए गए हैं इसमें सबसे जो तार्किक जो मत है वो यही है। फिर हम आगे देखेंगे, आर्य जो है मध्य एशिया के मूल निवासी थे। आर्यों का प्रारंभिक जो व्यवसाय था वो पशुपालन था। आर्यों की जीवन शैली कबीलाई थी, मैंने आपको बताया। आर्यों के निकलने का कारण क्या था? चरागाह था, क्योंकि अगर पशु रखेंगे ये लोग तो भाई चारा चाहिए ना इन लोगों को पशुओं के लिए, तभी तो जो इन लोग पशुओं से फिर इन लोगों को दूध मिलेगा तो अपना भी जीविका चला पाएंगे। और पशु नहीं जिंदा रहेंगे तो फिर इनकी सभ्यताएं और जो है इनकी जान पर भी खतरा है, तो इसलिए फिर इन लोगों को छोड़ना पड़ा अपना स्थान। आर्य मध्य एशिया से निकलकर चरागाह की तलाश में विश्व के कई हिस्सों में गए, जिनमें से एक गुट या एक कबीला भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आगे बढ़ा। जैसे जैसे मतलब ये लोग बढ़ते गए तो पशुओं द्वारा जो है मान लीजिए जैसे ये लोग बढ़ रहे होंगे तो घास का उपयोग कर रहे होंगे, और जैसे जैसे घास खत्म हो रही होगी ना तो ये लोग अपने आगे दिशा में बढ़ते गए। और ये लोग कहाँ पहुँच गए कि भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आते आते ये लोग सप्त सिंधु प्रदेश में पहुँच गए। अब सप्त सिंधु प्रदेश क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग का जो भारत है, ठीक है,
पहले तो मुझे मैप बनाना सीखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है ना, तो ये जो स्थान है ना, इसी को सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। और यहाँ पर जो है 7 नदियाँ मिलती हैं। और यहाँ पर क्या है कि जमीन जो है उपजाऊ होती थी, ठीक है। तो आगे देखेंगे, ऐसा माना जाता है कि आर्य जो है चारागाह की तलाश में भटकते थे, लेकिन सप्त सिंधु प्रदेश में नदी के किनारे उपजाऊ जमीन में घास जल्दी हो जाता था, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। मैंने आपको जो है पहले क्लास में अच्छे से समझाया है फुल डिटेल्स में, आप उसको पढ़ लेंगे ना तो फिर आपको PDF क्लास बहुत ईजी लगेगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो सिंपल भाषा में आपको समझा दूँ कि आर्य जो थे ना, ये कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के। एक बार मैं आपको फिर बता दूँ, आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, ठीक है। आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, ठीक है। मान लीजिए इसको मध्य एशिया मान लेते हैं। तो जो ये जो मध्य एशिया है, तो क्या हुआ कि ये लोग यहाँ पर जो है, जो आर्य लोग थे, ये लोग यहाँ रहते थे, ठीक है। तो और इन लोगों का जो है प्रमुख व्यवसाय क्या रहा था? तो इन लोगों का प्रमुख व्यवसाय जो है पशुपालन था, ठीक है ना। जब इन लोगों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन है, तो ये लोग क्या करेंगे कि भाई पशुओं के लिए चारागाह चाहिए, तो चारागाह की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या हुआ ना कि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन हुआ इस स्थान पर, ठीक है। जलवायु परिवर्तन होने से इन लोगों की घासें नष्ट हो गई, ठीक है। और ये घासों की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। तो कुछ जो है विश्व के कई और हिस्से में गए, इसी में से एक हिस्सा जो भारत में आया, भारत की ओर आगे बढ़ा, फिर एक स्थान पर पहुंचा, फिर यहाँ का घास खत्म हुआ तो फिर आगे बढ़ा, तो कहाँ पहुंचा? जो सिंधु घाटी सभ्यता था, तो यहीं पर जो है सप्त सिंधु प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पर माना जाता है, तो यहाँ पर 7 नदियाँ मिलती हैं, मतलब 7 नदियाँ यहाँ पर हैं, ठीक है। जब 7 नदियाँ हैं तो यहाँ की नदियों के किनारे क्या होगा कि जो ज़मीन होगी वो उपजाऊ होगा और रहने के लिए पानी भी मिल जाएगी। यानी मतलब रहने के लिए क्या है, एक अनुकूल स्थिति जो है यहाँ पर मिली भारतीय महाद्वीप में। तो ये लोग क्या होगा ना, ये लोग यहाँ पर आए तो फिर अपने पशुओं के लिए इन लोग को यहाँ पर चारा मिल गया, तो यहाँ पर ये लोग रहने लगे, ठीक है। तो इस तरह इन लोग का जो है पहला जो निवास स्थल है भारत में, वो क्या है? तो वो जो है सप्त सिंधु प्रदेश है। आगे देखेंगे, ये फिगर है, ठीक है ना। ये जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया से निकले चारागाह की तलाश में, फिर लोग यहाँ से घूमते घूमते कहाँ आ गए, ठीक है, भारत की ओर आगे बढ़े। फिर ये लोग यहाँ पर रुके थे, फिर यहाँ से आते आते सप्त सिंधु प्रदेश में एंट्री किए, फिर और यहाँ पर अपना विस्तार किए, ठीक है ना। आप लोग समझ गए कि जो है यूरोपीय का आगमन कहाँ, सॉरी जो है आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ था। आप ये नदियाँ देख सकते हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं, आप देख सकते हैं कौन कौन सी नदियाँ हैं, ठीक है ना। आप इस यहाँ पे नदियाँ नोट कर लीजिएगा। भारत में आर्यों का भौगोलिक प्रसार, ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे, भारत में जो है आर्य जो आने के तो आ गए, फिर अब भारत में लोग आकर जो है कहाँ से कहाँ तक प्रसार किए हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आर्य जो है, आर्यों का जो पूर्वी जो प्रसार है, वो जो शतपथ जो मतलब जो शतपथ ब्राह्मण जो है ना, उसमें दिया गया है, जिसे विधेय माधव की कथा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन लोगों का प्रथम निवास स्थान जो था सप्त सिंधु प्रदेश था। द्वितीय निवास स्थान जो है दिल्ली के आसपास क्षेत्रों को माना जाता है। मैं आपको फिगर दिखाना चाहता हूँ, एक पेज में फिगर कैसे ला दूँ यार, अच्छा एक सेकेंड, ठीक है। हिस्ट्री बहुत आसान है दोस्त, आप इसको धैर्य से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे कि क्या दिया है कि इन लोगों का जो प्रथम, ये लोग भारत में विस्तार कैसे किए हैं, हम लोगों को आर्यों का भौगोलिक विस्तार देखना है। तो प्रथम निवास स्थान है वो कहाँ था, तो आपको मैंने बताया कि ये जो है सप्त सिंधु प्रदेश है, यहाँ पर है। फिर जो द्वितीय निवास स्थान है वो दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र है ना, दिल्ली यहाँ पर हो सकती है ना, तो यहाँ पर आप मान लीजिएगा दिल्ली। आप मैप आप जो इसके पढ़ते समय मैप अपने पास रख लीजिएगा। तो द्वितीय निवास स्थान है कहाँ है, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जो है माना जाता है। इसे ब्रह्मावर्त कहते हैं दिल्ली को, ठीक है।
तृतीय निवास स्थान जो कहाँ था, तो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में, जिसे ब्रह्म ऋषि का प्रदेश कहते हैं, ठीक है, जो यूपी है हम लोग का, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश को ही ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहते थे, तो इसे कहते थे, ठीक है। तो इन लोग का तृतीय स्थान जो है गंगा यमुना का केंद्र रहा, दोआब क्षेत्र। चतुर्थ स्थान क्या था, तो ये जो है मध्य प्रदेश में था। पांचवा स्थान जो है विंध्याचल की पहाड़ी तक हुआ, जो यानी विंध्याचल की पहाड़ी है, ठीक है, तो विंध्याचल की पहाड़ी तक जो है इन लोगों का विस्तार रहा है। आगे देखेंगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो आर्य का विस्तार किस दिशा में हुआ है, तो पूर्वी दिशा में। मैंने पहले ही क्लास में बताया था आपको। तो आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि जो मान लीजिए जो ये भारत है, तो ये जो जितने नगर है ना, यहाँ से विंध्याचल की पहाड़ियों को लेकर जो घेरा बनता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्यावर्त कहते हैं, इसी को जम्बू द्वीप कहते हैं। यानी आर्यावर्त जम्बू द्वीप आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आप देख लेंगे, तो आप इसे नोट्स कर लीजिएगा कि आर्यावर्त का नाम कहाँ से आया है, कब से हुआ है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आज हम लोग आज जो है इस क्लास में हम लोग यहीं तक देखेंगे, सिर्फ भौगोलिक विस्तार तक। कल से हम लोग जो है यहाँ से देखेंगे कि जो है आर्यों का जो है स्रोत कहाँ रहा, आर्य जो आए थे इनके जो है क्या क्या स्रोत जो है सोर्सेस रही हैं, जिससे हम लोग को पता चलता है आर्य सभ्यता के बारे में। जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना, पाषाण काल में पढ़ा कि सोर्स क्या मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे भाव चित्रात्मक जो लिपि मिली है, मुहरे मिले हैं, उसी तरह हम लोग को यहाँ भी सोर्स मिलेगा। तो देखिए हम जो क्लास कराएंगे पूरी तरह से इसी स्ट्रक्चर पर कराएंगे, तो आप बिल्कुल मेरे साथ रहिए, पढ़िए, ठीक है। कोई दिक्कत होता है आप कमेंट करिए। और जो कम्युनिटी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, जो क्रिएटिव जो पोस्ट होता है ना, उसमें आपको डेली आपको PCS लेवल का एक क्वेश्चन मिलेगा जो प्रीवियस ईयर का होगा, और कुछ जो है मॉडल्स क्वेश्चन होंगे, तो आप उसको जो है सॉल्व करिएगा। एक तरह से टिक मार देंगे, क्या दिक्कत है आपको, थोड़ा आपको जो है प्रैक्टिस भी होता रहेगा साथ में। तो आज क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।